गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 18 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। बेसिकली आज जो हम लोग डीएनए करेंगे, क्योंकि कल डीएनए नहीं आया था किसी रीजन की वजह से, तो आज मैंने दोनों ही दिन का इंक्लूड यहाँ पे कर लिया है। वैसे भी सैटरडे के दिन कुछ खास पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करेंगे जो आज के पेपर में आया है, फर्स्ट पेज पे आया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और ईडी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअली जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसकी पावर्स को थोड़ा सा कम किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। थोड़ा रिपीटेड आपको नजर आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर कुछ नया पॉइंट है ऑफ कोर्स ऐड किया है, तो अपने नोट्स को अपडेट करने के आपके काम आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज करती है, डी रिकॉग्नाइज करती है, एग्जिस्टिंग रूल्स कौन से हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। लिमिटेशंस क्या क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्टेक्स्ट में, और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से मिसयूज करती हैं अपनी पोजीशन को, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं टैक्स सेक्शन से। उसके अलावा फार्मा सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जा सकता है, दवाइयों को प्रोड्यूस करने में, उनको टेस्ट करने में, कैसे उस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है। बहुत इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरफेस लेवल पे आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन द फार्मा सेक्टर। ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। और रिजर्वेशन इन द पॉपुलेशन, देखिए आजकल एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जितनी आबादी उतना हक। यानी कि जितनी आपकी पॉपुलेशन होगी उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर कोई पॉपुलेशन अगर 10% है तो उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आज एक एडिटोरियल दिया गया है। हालांकि जितना मैंने सोचा था उतना ज्यादा इंसाइट इस आर्टिकल में नहीं मिला मुझे, बट फिर भी थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। और आपको ये बताता चलूं कि सैटरडे के दिन, मतलब आज का ही दिन, अ, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, जिसमें पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कवर किया जाता है। इसमें सिर्फ द हिंदू ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, पीआईबी, बहुत सारे सोर्सेज से जो बेस्ट आर्टिकल आपके लिए होते हैं वीक के प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से, वो कवर करवाए जाते हैं बाय मी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके वो ज्वाइन करें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत क्रूशियल है। बेसिकली बेसिक पार्ट जो हमारी स्टडी का होता है और जो करंट अफेयर होता है वो बैक एंड फोर्थ चलता है। करंट अफेयर अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बेसिक्स के साथ बढ़िया से रिलेट कर सकते हो, अपने आंसर के अंदर डेप्थ आती है, मैच्योरिटी आती है, आपकी ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो इम्प्रूव होता है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि 1.5 से 2 साल का कभी अभी कम से कम करंट अफेयर आपको चाहिए। तो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करोगे तो जब तक आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये क्यूआर कोड करके स्कैन कर सकते हो। ऊपर से 1 SC 1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो, मेरी तरफ से आपको ₹1000 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक हम लोग ये वाला कर लेते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैन पार्टीज बी डी रिकॉग्नाइज्ड और डी रजिस्टर्ड? मतलब इनका ये कहना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर कर दी गई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है क्या कि उसको डी रिकॉग्नाइज या डी रजिस्टर कर सकते हैं? सिंपल तौर पे अगर आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डी रिकॉग्नाइज या डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। ऐसा 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। ये तो सिंपल सा आंसर हो गया। अब इस प्रोसेस को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डी, ये जो रजिस्टर्ड पार्टी है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात होती है? जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका जो सेक्शन 29 है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन की बात करता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाती है तो उसकी एक क्वालिफिकेशन ये होती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करना पड़ता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मेमोरेंडम में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस पार्टी को ये लिखना पड़ेगा कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ के अंदर फेथ रखते हैं, एलिजियंस रखते हैं। ये भी उनको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए, वो स्पिरिट में उसको माने या ना माने, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उनको लिखित में देना पड़ता है, रिटर्न में देना पड़ता है, दैट दे बिलीव इन द सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड दे अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
ये उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटरी लिखना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बताना पड़ता है। अब ये देने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर कर लिया जाता है। रजिस्टर जैसे ही वो पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है टैक्स टैक्स एग्जाम्पशंस। अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता है तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं लगता, अंडर सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है और इसका ही सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक सिंबल मिल जाता है। रजिस्टर करने के बाद आप अपने कैंपेनिंग के लिए स्टार कैंपेनर्स को इलेक्ट कर सकते हो। ये तीन चार बेनिफिट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होने में। इस समय एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया में 2719 एक्टिव रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ओके, अब बताइए जरा, ये रेकग्नाइज पार्टी क्या होती है? देखिए, रजिस्टर इज अ डिफरेंट थिंग। रजिस्टर आपने करवा लिया, अब आपको रिकॉग्नाइज करवाना है। ओके, हर कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के अंदर में रजिस्टर है, जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्टर हो, डिपेंड करता है, इट्स अ नेक्स्ट स्टेज। अब पॉलिटिकल पार्टीज को दो हिस्से में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एक होती है नेशनल पार्टी और एक होती है स्टेट पार्टी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर तो हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, उन्हें कहते हैं RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब सोच के देखिए, इंडिया में 2719 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हैं, लेकिन ये सभी की सभी पार्टी नेशनल स्टेट पार्टी थोड़ी हैं। रजिस्टर तो हैं लेकिन ना तो ये नेशनल पार्टी है ना ही स्टेट पार्टी है। और अभी प्रेजेंट में एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं और 61 स्टेट पार्टीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड भी हैं और रजिस्टर भी हैं। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर तो होंगी ही, तभी तो रिकॉग्नाइज किया गया है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा एडिड एडवांटेज होता है। पहली बात तो ये है कि ये इनको एक रिजर्व सिंबल मिल जाता है। जैसे मान लो कोई नेशनल पार्टी है, मान लो बीजेपी है, बीजी के पास एक रिजर्व सिंबल है, कॉमन सिंबल नहीं है। रिजर्व सिंबल का मतलब ये होता है कि ये जो कमल का फूल है, ये इनका रिजर्व सिंबल है। ऑल ओवर इंडिया बीजेपी इस सिंबल को यूज कर सकती है फॉर द इलेक्शन। जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने पॉलिटिकल सिंबल का यूज कर सकती हैं थ्रू आउट द स्टेट। इनको ये एडेड एडवांटेज मिल जाता है। और ये जो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे नेशनल हो, वो 40 स्टार कैंपेनर को यूज कर सकती हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो सिर्फ 20 कर सकती हैं। तो इनका ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे क्या इशू है? इशू ये है, मजेदार बात ये है, ये जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है ना देश में 2700 समथिंग, इनमें से ओनली 25 से 30% पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्शन लड़ती है, बाकी तो इलेक्शन लड़ती ही नहीं। अब उसका ये नुकसान ये है, मिसयूज ही कैसे करती हैं। अब क्योंकि देखो, इनको इनकम टैक्स की तो छूट मिली हुई, एक्सेम्पशन मिला हुआ है, इलेक्शन लड़ती नहीं है लेकिन डोनेशन खूब लेती हैं। डोनेशन भी लेती हैं, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देती और इलेक्शन भी नहीं लड़ती हैं। क्या मजेदार बात है ना? आप आराम से पावर भी इंजॉय करो, ना टैक्स देना है और ना टेंशन है। ये सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। और मजे की बात यह है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन भी नहीं लड़ती हैं, जो 20 साल पहले रजिस्टर हुई थी, उन्होंने जिंदगी में आज तक एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा, करोड़ों रुपए का फंडिंग मिल चुका है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है ही नहीं। आप बस रजिस्टर हो जाइए, 20 साल 30 साल आराम से मजा करिए। अब टैक्स एग्जाम्पशन से आपको मजा मिल गया, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। तो ये एकदम सरेआम ओपनली मनी लॉन्ड्रिंग के जुगाड़ इन्होंने बना रखे हैं। ये मजेदार बात है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट, अगर इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, अगर कास्ट के नाम पे कुछ कम्युनल
इश्यूज के नाम पे अगर वोट मांगता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 2-3 दिन के लिए उसकी कैंपेनिंग को, थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए रोका जा सकता है। लेकिन ना तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते और ना ही आप उस पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर कर सकते हो। ये बनता है पूरा मामला। तो व्हाट आर द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों ने कर लिया। व्हाट आर द रजिस्टर्ड पार्टीज, बेनिफिट कौन से एंजॉय करते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टी कौन सी होती है, स्टेट और नेशनल होती है। ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू डी रिकॉग्नाइज, वही मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं, टैक्स का मिसयूज होता है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर क्या करते हैं, इनको पता है कि भैया तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर तो कर नहीं सकते, तो खुल के कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, खुल के ब्राइब देते हैं, धमकियां देते हैं। क्योंकि इनको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 दिन के लिए कैंपेनिंग को रोक देगा, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है, इनको पता है। और इसीलिए इसका भयंकर मिसयूज करते हैं। तो 2002 का केस मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पावर टू डी रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्या करना चाहिए, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। 2016 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर होनी चाहिए डी रजिस्टर करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, 2015 में 250th रिपोर्ट आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उसके अंदर भी यही रिकमेंडेशन दिया गया था। जो पैराग्राफ 16A है, सिंबल ऑर्डर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि आप सस्पेंड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो किसी के पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को, लेकिन इसको आज तक यूज नहीं किया गया है। और भी जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह हुए हैं, सब ने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर 10 साल के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्जिक्वेटली अगर इलेक्शन नहीं लड़ती है, तो उसको जी डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो ये जो है फिलहाल पूरा मामला बनता है, और आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया इसमें हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स पावर ऑफ ईडी टू अरेस्ट पीएमएलए अक्यूज्ड। अब देखिए, पता है क्या, नहीं में थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज होती है, और लीगल लैंग्वेज को समझने में हमें कभी कभी दिक्कत हो सकती है। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी पर्सन के ऊपर केस चलता है, मान लो एफआईआर होती है, तो उस आदमी को कोर्ट में बुलाया जाता है। ये स्पेशल कोर्ट होते हैं, कोर्ट में बुलाया जाता है, और फिर उस आदमी की कस्टडी ले ली जाती है, उसको मतलब अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह से मान के चलिए आप लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अगर कोई आदमी, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टर कैन नॉट अरेस्ट एन अक्यूज्ड exercising power under section 19 of the prevention of money laundering act after special court has taken cognizance of the complaint of the money laundering। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोई आदमी अगर स्पेशल कोर्ट के अंदर हाजिर हो चुका है, तो उसको सेपरेटली अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर हाजिर हो चुका है, इसका मतलब यही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हाँ, उसके बावजूद भी अगर ईडी को ऐसा लगता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ये आदमी जो है वो एविडेंस के साथ छेड़खानी कर सकता है, तो उसको स्पेशल कोर्ट को अपने स्पेशल रीजंस बताने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो ईडी की पावर को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब क्या होता था, ईडी जो है वो जाता था, इवन 2019 के अंदर जो पीएमएलए के अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग बिना एफआईआर के भी ईडी आपको अरेस्ट कर सकता था। अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। एफआईआर होगी, और अगर आदमी वो कोर्ट में जाता है तो उसकी कस्टडी नहीं ली जाएगी। बहुत एक्सट्रीम केस में ही ईडी उसकी कस्टडी ले सकता है। तो ये बेसिकली नया जजमेंट आया है, तो उसमें ईडी की पावर को थोड़ा सा करटेल कर दिया गया है। एंड अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी नॉट इन कस्टडी इफ ही अपीयर्स इन कोर्ट ऑन समन्स। अगर उसको समन जाता है कोर्ट की तरफ से और वो कोर्ट में आ जाता है, तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब केजरीवाल जी के केस में ऐसा कह सकते हो, उनको समन गए थे, वो हाजिर नहीं हुए, 8-10 बार उनको समन गए, हाजिर नहीं हुए, आप उनको तब अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो कोर्ट में आ जाते और कोर्ट का ऐसा लगता है कि ये आदमी एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, और कोर्ट ने उसको कंडीशन पे उसको बेल दे दिया है, तो उसको फिर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये केस केजरीवाल जी का नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाम ही है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं तो पीएमएलए जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और एनफोर्समेंट डायरेक्टर इसको बेसिकली काम करता है। और रिसेंटली अगर केजरीवाल जी की केस के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 100 करोड़ रुपीज के अराउंड जो लिकर माफिया था इनसे लिया गया और गोवा के इलेक्शंस में यूज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। वो सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं एनीवेज। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो मेजर पर्पस है वो तो यही है कि आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की गई हैं अंडर पीएमएलए उसको देखना है बेसिकली, राइट। इवन सीजर और कॉन्फिस्केट भी करना है। अगर किसी आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटी करके पैसा बनाया है और उस पैसे से प्लॉट खरीद लिए भैया बहुत सारे, ठीक है, पैसा बना लिया बढ़िया, तो उस पूरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। और 2019 में ये भी बोला गया, मान लो किसी आदमी के ऊपर केस चल रहा है कि उसने भैया 100 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया है या इलीगल एक्टिविटी से 100 करोड़ रुपए कमाया है, ये केस अभी चल रहा है, इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट आए बिना भी ये 100 करोड़ रुपए उन लोगों को वापस दिए जा सकते हैं जिनसे वो पैसे लिए गए हैं थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। ये 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। तो इलेक्शन इलेक्ट्रल ईडी के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। सेक्शन 48 49 का यूज करके वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ईडी के केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होते हैं जो स्पेशल यही मामले सुनते हैं, पैसे वाले। सर्वे करवाए जा सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ सर्च ऑफ अ पर्सन, सेक्शन 18 ईडी को ये पावर देता है। अगर ईडी को ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास इलीगल पैसा है तो आप जाइए उसको पोजेस कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने उस पर फाइन लगाया है, पेनल्टी लगाई है, तो आप उसको पर्सन से वो पेनल्टी ले सकते हो। आप उस बंदे को जाके सर्च कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इवन सर्च कर सकते हो। इवन 2019 में जो अमेंडमेंट आया है विदाउट इवन एफआईआर, ठीक है। सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए कहता है ईडी कैन ऑल्सो डायरेक्टली कैरी आउट सर्च एंड सीजर विदाउट कॉलिंग अ पर्सन फॉर द क्वेश्चनिंग। बाद में बुला लेंगे ना, पहले तो सीजर कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, बाद में उसको बुलाइए क्वेश्चनिंग करने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्वेश्चनिंग हुआ करती थी, उस आदमी के ऊपर शक हुआ करता था तो फिर उसको सीज किया जाता था और आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, स्पेशल कोर्ट के अंदर हाजिर कर सकते हो। और सेक्शन 45 जो कि बेल वाला है वो कहता है कि भैया पीएमएलए के अंदर अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो बहुत कम चांसेस है आपको बेल मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं पीएमएलए के बारे में। पुराना सा टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, फैक्चुअल सा टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े। यूज ऑफ एआई इन द ड्रग डेवलपमेंट। देखिए, ड्रग डेवलपमेंट करना कोई आम बात नहीं है। एक ड्रग को डेवलप करने में सालों साल लग जाते हैं, 8 साल 10 साल 20 साल तक लग जाते हैं। पहले तो उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, जो रिसर्च वाला काम है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो आपको एक स्पेशल तरह का प्रोटीन आइडेंटिफाई करना पड़ता है बॉडी के अंदर। उस प्रोटीन के हिसाब से ड्रग डेवलप करनी पड़ती है, ओके। क्योंकि हर प्रोटीन के साथ ड्रग अटैच नहीं होती है। जब हम लोग किसी दवाई को खाते हैं वो दवाई हमारे बॉडी में जाके किसी प्रोटीन के साथ अटैच होती है, उस पर्टिकुलर डिसीज को हिट करती है। तो एक पहले सबसे बड़ा जो सबसे मुश्किल काम होता है ड्रग को डेवलप करने में वो यही होता है, एक ऐसे प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना बॉडी में जिसके साथ वो पर्टिकुलर ड्रग अटैच हो जाए। और हमारी बॉडी में तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैं, हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उनके साथ ड्रग अटैच करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब आप इस काम को यूजली दो तरीके से कर सकते हैं। पहला काम होता है, आप हर प्रोटीन को लीजिए, उसको लैब में लेके जाइए और उस ड्रग के साथ उसको रिएक्शन करवा के देखिए और आप उसका रिजल्ट लेके आइए। ये एक तरीका होता है जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप हर प्रोटीन के साथ को लैब में लेके तो नहीं जा सकते, वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और इस तरह के प्रोटीन्स और इस तरह की ड्रग्स को डिस्कवर करना अपने आप में बहुत हेक्टिक काम है, तो इसमें 15 20 50 साल लग जाते हैं। फिर हम लोगों ने जुगाड़ लगाया कि भैया कंप्यूटर्स आ गए।
पहले तो कंप्यूटर्स नहीं थे। फिर हम लोग क्या करने लगे, फिजिकल फॉर्म में प्रोटीन और ड्रग्स को लैब में टेस्ट करने की बजाय हम लोगों ने अपने कंप्यूटर्स का यूज करके ही उन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोटीन्स और ये ड्रग्स दोनों ही कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, उनके फॉर्मूलाज, और कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है। और ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लेबोरेटरी में होता है। इसके फेलियर के चांसेस काफी कम होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेबोरेटरी में वो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। कंप्यूटर में हम लोग ये सब चीजें करते हैं। तो जैसे देयर कैन बी मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स के फॉर्मूला जो होते हैं, अब आप इनको रिएक्शन करवाते हो कंप्यूटर में। बहुत सारी तो रिजेक्ट हो जाती हैं, ट्रायल एरर में ही रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर ऐसा लगता है कंप्यूटर को कि यार ये रिजल्ट ना ठीक ठाक नजर आ रहा है, ये लगता है कि ये दवाई प्रोटीन पे काम करेगी, फिर उसके बाद उसको प्री क्लिनिकल फेज में भेजा जाता है। अगर ये रिजल्ट थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है तो, नहीं लगता तो रिजेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है। फिर उसको प्री क्लिनिकल फेज में भेजा जाता है, फिर उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। लैब में टेस्ट करने के बाद उसको कुछ एनिमल्स, रोडेंट्स वगैरह पे ट्राई किया जाता है। वहां पे ट्राई करने के बाद फिर उसको फाइनली स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन पेशेंट के ऊपर टेस्ट किया जाता है। फिर लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट पे टेस्ट किया जाता है। फिर इसको रेगुलेटरी अप्रूवल लिया जाता है। फिर पोस्ट मार्केट सर्वे किए जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है, और फाइनली 10 15 20 साल के बाद वो मार्केट दवाई दवाई मार्केट में आती है। और वो तो तब है जब ये कंप्यूटर मॉडल डेवलप किए गए हैं। जब ये कंप्यूटर मॉडल डेवलप नहीं किए जाते थे तो आपको हर चीज लेबोरेटरी में आपको मैन्युअली करनी पड़ती थी, तो और भी ज्यादा टाइम लगता था। हर प्रोटीन को आप लेबोरेटरी में लेके जाइए, टेस्ट करिए, ड्रग डेवलप करिए, रिजल्ट का वेट करिए, वो सब होता था। अभी भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, आपके बहुत सारे टाइम को कट डाउन कर देगा। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हो गई है। बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर आपके सेव कर देगा। और गूगल ने का जो एक सिस्टम है, डीप माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी पावरफुल कंप्यूटर, इसने अभी एक ब्रेक थ्रू किया है, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। कंप्यूटेशन इतनी स्ट्रोंग कर दी गई है कि ये डीप माइंड जो सिस्टम है वो 10 साल का काम कुछ मिनटों में कर सकता है। यानी कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर, ये क्या करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो हमारी ड्रग्स होती है उसके ऊपर टेस्ट करता है, और ये सारा सिस्टम इतना पावरफुल है, विद इन मिनट्स कर सकता है। और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस में ये प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं करेगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, वो तो हमेशा जाता ही है। ये सिस्टम डेवलप किया गया है, हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सिर्फ प्री ट्रायल तक ही काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनल दवाई बना देगा, नहीं। ये सिर्फ आपको ये बता सकता है कि ये प्रोटीन मुझे सूटेबल लग रहा है, ये ड्रग मुझे सूटेबल लग रही है, आप इसको टेस्ट कर लीजिए प्री ट्रायल में, इतना बता सकता है। यानी कि प्री ट्रायल से पहले का जो टाइम था वो सेव हो जाएगा। बाकी तो प्री ट्रायल तो होगा ही, फिर ह्यूमन टेस्टिंग भी होगी, वो तो टाइम जाएगा। लेकिन हाँ, आपके 5 7 साल जो है वहां पे सेव हो गए, बिलियंस ऑफ डॉलर आपके सेव हो गए। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है। जो प्रिडिक्शंस की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ड्रग्स को डेवलप करने के अंदर, उसके अंदर अभी 80% ही एक्यूरेसी देखी गई है। राइट, और कई बार ऐसे नॉन जो थोड़े से इनकरेक्ट भी जो है चीजें आ सकती है, हेलुसिनेशन मॉडल उनको बोलते हैं। वहां पे कुछ एरर नजर आई हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यस, जो पहले सिस्टम होता था उससे बहुत डेवलप हो गया है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, ये सुपर पावरफुल जीपीयू का यूज करते हैं। ये मेरे लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में यूज नहीं होंगे भैया। सुपर पावरफुल जियोग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स आपको यूज करनी पड़ती हैं। और ये जीपीयू
वाले सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे बड़ी बात तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। मजे की बात यह है, आपने मान लो 10 करोड़ रुपए खर्चा करके एक जीपीयू मान लो मंगवा लिया, अमेरिका से मंगवा लिया आपने। और जैसे आपका सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट होता है, ऐसे ही ये जीपीयू भी हर साल अपडेट होते हैं। इनका हार्डवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। आपको फिर से एक नया मशीन खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, हार्डवेयर लेना पड़ेगा। तो हर साल आपका खर्चा है। तो खर्चा तो है ही, जो कि बहुत बड़ी चीज है इंडिया जैसे देश में। उसके अलावा जो स्किल्ड मैन पावर है, इंजीनियर्स हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो मशीन आपने मंगवा भी ली, भैया ऑपरेट कौन करेगा? ये दो समस्या हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है। स्किल्ड एआई साइंटिस्ट नहीं है अमेरिका के जैसा, चाइना के जैसा, और एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इंडिया में इस तरह की चीजों के बारे में भी बात ही नहीं हो रही है। और क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी रिसर्च में इतना आगे हैं हमसे, और इसलिए हम उनसे कैचअप नहीं कर पाते हैं। और ये लड़ाई पिछले 50-60 सालों से चल रही है। वो हमेशा हमसे 15-20 साल आगे रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आएगी तो 15-20 साल लेट हो जाते हैं हम लोग। वो तब तक कुछ और डेवलप कर चुके होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। ना तो स्किल है, ना पैसा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे स्किल भी है, पैसा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम उसी तरह से डेवलप किया हुआ है। देखिए, अर्ली बर्ड का तो को बेनिफिट तो होता ही है। अगर आप किसी स्टेज में बहुत जल्दी चले जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको उसका बेनिफिट लेट तक नजर आता है। हर कंट्री चाइना की जैसी नहीं हो सकती। चाइना ने आज इस पोजीशन में पहुंची है क्योंकि 20-30 साल पहले उसने ये चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। आज वो चीज़ को डेवलप कर पाया है। तो इंडिया अगर आज इस चीज़ को करता है तो 20-30 साल अपने को लगने वाला है। तब हम जो कि थोड़ा सा उस गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी इंडिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच में काफ़ी गैप है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना भयंकर यूज कर रहे हैं हर फील्ड में, और हम अभी तक वही बैंकों में जाइए, फाइलों के अंदर ही घूम रहे हैं। ठीक है। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप वही हाल है हमारे यहाँ पे। एनीवेज, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बट पेस जो है वो थोड़ा सा और फास्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नियरली 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड फ्रॉम द फार्मलैंड स्टडी। तो बेसिकली डेनमार्क के अंदर एक सैटेलाइट कंपनी है जिसने फिलहाल एक सर्वे किया है इंडिया के केस में। उन्होंने कहा है कि इंडिया में पिछले 8-10 सालों में बेसिकली 5.5 से लेके 6 मिलियन के आसपास जो ट्रीज थे, बड़े ट्री, बिग ट्री, ठीक है, वो काटे जा चुके हैं फार्मलैंड में। ठीक है, जंगल में नहीं, फार्मलैंड में। ठीक है, फार्मलैंड जैसे मान लो मेरे खेत में कोई बड़ा पेड़ था, मैंने उसको काट दिया। ये उसके अंदर कहा गया। हालांकि इसकी वजह से इंडिया का जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया में की लैंड का टोटल 56% वो फार्म लैंड के तौर पे यूज होता है। फार्म लैंड मतलब समझते हो ना, खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं। और इंडिया का जो 22% लैंड है वो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है, एज पर दिस रिपोर्ट एंड एज पर गवर्नमेंट डेटा इटसेल्फ। कुछ हिस्सों में इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना में, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे काटे गए हैं। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। हालांकि हम इस रिपोर्ट को ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, बट इस कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट हुई थी 2021 के अंदर हुई थी, उसका क्या कहना है? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जाता है। वो कहता है फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन करता है। कहता है ऑल लैंड्स ऑफ मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विद a tree canopy density of more than 10%। ठीक है, मतलब ट्री कैनोपी समझते हो, जैसे एक 1 हेक्टेयर है तो ये एक ट्री कैनोपी होती है। जो ट्री का टोटल एरिया होता है, ये एक बड़ा ट्री मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया, ये इसकी कैनोपी है। अगर 10% से ज्यादा कैनोपी है उस पूरे एरिया के कंपैरिजन में, 1 हेक्टेयर की लैंड है, और उसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं। सिर्फ पेड़ का मतलब बिग ट्री नहीं है यहाँ पे, हमने थोड़ा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ऑर्चिड्स भी हो सकते हैं, बैम्बू भी हो सकता है, पाम ट्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये 1 हेक्टेयर गवर्नमेंट लैंड पे भी हो सकता है, प्राइवेट लैंड पे भी हो सकता है। मतलब एनी काइंड ऑफ लैंड, बी इट गवर्नमेंट, बी इट प्राइवेट, इफ if there is a 1 hectare of area where trees, orchids, bamboos, palm trees are present and density is more than 10%, that is covered as a forest। जनरल में फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड।
हाँ, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है, ये वो फॉरेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर मेंशन होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक 1 हेक्टेयर लैंड है, उसका मैंने जो है आम के पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी फॉरेस्ट कवर होगा। यस। लेकिन क्या वो फॉरेस्ट कवर जो है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर होगा? नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेस्ट होगा। तो हमारी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 2021 के अंदर, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अंदर कुछ कुछ जो है यहाँ पे फाइंडिंग्स की गई थी। पहली बात, इन्होंने कहा कि टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर ऑफ कंट्री इज 18.9 मिलियन हेक्टेयर इन इंडिया। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.6% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। जबकि जो डेनमार्क वाली रिपोर्ट है वो 22% कह रही है, लेकिन उसे हम लोग रिजेक्ट करते हैं, इसे ही हम लोग सही मानेंगे। ये थोड़ा सा आपको इंक्रीज होता नजर आया है। इसका एक रीजन है, पहले बैम्बू और पाम ट्रीज, ठीक है, इसको फॉरेस्ट के अंदर नहीं कवर किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा इनको भी इंक्लूड कर दिया है, तो उसकी वजह से लगता है कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि इंडिया में अगर आप डेंस फॉरेस्ट की बात करो, तो डेंस फॉरेस्ट थोड़े कम हुए हैं। ठीक है, वो टोटल इसकी वजह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और इसके लिए उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वो होता है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, मैनग्रोव का इंडिया में 17 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2019 सर्वे। जो पाके टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, इसके अंदर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है विच इज 97%। एज पर दिस सर्वे, इंडिया में जो ओवरऑल जो टाइगर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट कवर है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं, उनके अंदर जो है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है एज पर दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में 35.6% जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है वो प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है। फॉरेस्ट फायर लगने के वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे आजकल अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर चल रही है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, प्लीज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, इस रिपोर्ट को डाउनलोड करें। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट आपको नजर आते हैं अपने नोट्स के अंदर, उसको ऐड करें। ठीक है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये आपका काम है, वो करना चाहिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और आगे क्या बढ़ेंगे तो आप इसका जो एडिटोरियल है वो यहाँ पे, इससे यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, वो है रिजर्वेशन के बारे में। तो इनका कहना है कि साहब, आजकल ना एक बड़ी चीज चल रही है, जितनी आबादी उतना हक। मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपकी पॉपुलेशन है का किसी पर्टिकुलर कास्ट की, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे मान लो कोई कास्ट अगर 7% है इंडियन पॉपुलेशन में, तो उसको 7% ही रिजर्वेशन मिले। कोई अगर 2% है उसको 2% मिले, कोई कोई अगर 10% है उसको 10% मिले। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात तो ऐसा नहीं है इसको पहली बार बोला जा रहा है। कांशीराम जी सोशल जस्टिस मूवमेंट के दौरान इसको बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, वो चीज़ें चल रही थी। अभी प्रेजेंटली बेसिकली जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही है, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा बोल रही हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कि भैया हम लोग कास्ट सेंसस करवाएंगे, उसके बेसिस पे ये चेक करेंगे कि कौन सी कास्ट जो है वो एक्सक्लूजनरी रह गई है, समाज में छूट गई है पीछे, उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उसको जो है रिजर्वेशन देंगे। ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें जो है यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो हमारे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस करते हैं और ग्रुप के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स। लेकिन जब उसी फंडामेंटल राइट में हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो हम लोग ग्रुप्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की बात करता है। हम लोग जब कास्ट बेस पे रिजर्वेशन देने की बात करते हैं तो ग्रुप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सबकी, लिबर्टी ऑफ लाइफ, वो सब बात कर रहे हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहे हैं। राइट। ये एक तो आपको सिनेरियो समझ में आना चाहिए। लेकिन जो हम लोग ग्रुपिज्म की बात कर रहे हैं या ग्रुप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल बेसिस नहीं है। ये तो बाद में उनको दिया गया, जो कि लगा कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये पीछे छूट गए हैं। और ये तब तक दिया जाएगा जब तक वो
उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं होता है। जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगा, ये ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट कैंसिल करके जो है हम लोग दोबारा से इंडिविजुअल के ऊपर बेस पे आ जाएंगे। तो ग्रुप स्पेसिफिक पॉलिसी जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसी को बाद में दिया गया, वो सब बढ़ा। हालांकि जैसे ओबीसी सच एज द पटेल मराठास, ठीक है, अभी कुछ जगह पे जाट गुज्जर, ठीक है, वो भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप आइडेंटिटी के बेसिस पे जो रिजर्वेशन की डिमांड्स बढ़ रही हैं, आर्टिकल ये कहता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट में भी हैं, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स कास्ट ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली बहुत डोमिनेटिंग रही हैं, आज भी डोमिनेटिंग हैं, फिर भी वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप बेस्ड आइडेंटिटी है समाज में, वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, इंडिविजुअल बेस्ड जो आइडेंटिटी है वो वीक हो रही है। ये बेसिकली इसका कहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जाटों को इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, जाट कम्युनिटी को जब रिजर्वेशन आरक्षण की बात की गई थी, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डेटा था ही नहीं, ऐसी प्रॉपर स्टडीज की ही नहीं गई उनके पॉवर्टी, इनकम, माल न्यूट्रिशन, एजुकेशन को लेके। आप भैया रिजर्वेशन डिमांड तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास डेटा तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में कास्ट सेंसस अब तक हुआ ही नहीं। तब कैसे कह सकते हो ये पर्टिकुलर कास्ट जो है बैकवर्ड है? जैसे मराठास की आप लोग महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, जबकि आपके पास कास्ट डेटा ही नहीं है। एक समस्या हमारे यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो पूरा पॉपुलेशन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड जो रिजर्वेशन का पूरा डिबेट है, ये नया नहीं है, ये कॉलोनियल समय से चल रहा है, ठीक है। और कुछ हद तक उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात भी कही थी, लेकिन वो तो ठीक है, ब्रिटिशर्स टाइम तो भी चला गया। अंबेडकर जी का क्या कहना था? अंबेडकर जी टू बी ऑनेस्ट पॉपुलेशन बेसिस पे रिजर्वेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, कि जितनी पॉपुले, हालांकि वो कहते थे कि दलित पिछड़ा वर्ग जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अच्छा खासा मिलना चाहिए। लेकिन उनका यह कहना था कि ये जो बेसिस है वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सोशल बैकवर्डनेस हो, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन ना हो। वो अलग बात है कि जब हम लोग एस सी एस टीज की बात करते हैं तो पॉपुलेशन वाइज वो बैकवर्ड है, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल है एज पर अंबेडकर जी, दैट इज नॉट पॉपुलेशन, दैट इज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल बैकवर्डनेस। और जितनी आबादी उतना हक, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी अमंग सिटीजन की बात करता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कास्ट को एक यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, ये रिजर्वेशन एक टेम्परेरी प्रोविजन है। जब तक वो सेक्शन एजुकेशन वाइज, सोशल, इकोनॉमिक वाइज, जब तक वो बराबर नहीं आता है, तब तक रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसका मेन पर्पज यही है, उनको अपलिफ्ट करना। लेकिन जब हम लोग एस सी एस टी या ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ज्यादा एडवांटेज मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तेलंगाना के अंदर जो मडिगा ग्रुप है, ठीक है, और माला ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप जो है वो बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं। लेकिन जो माला ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उनको ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड हिस्टोरिकली। जो मडिगा ग्रुप है तेलंगाना के अंदर, वो पॉपुलेशन वाइज तो मेजोरिटी हैं अंडर बैकवर्ड सेक्शन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की बात करें तो वो पिछड़ा हुआ है। तो माला से पिछड़े हुए हैं, दोनों ही बैकवर्ड हैं, लेकिन उसमें जो मडिगाज हैं वो ज्यादा बैकवर्ड हैं, इसलिए वो सब कैटेगराइजेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोगों ने बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया, इवन इन द एस सीज एंड एस टीज, कुछ ग्रुप्स दूसरे ग्रुप से आगे निकल गए। और वहां पे क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो थीम है न्याय, जस्टिस, वो प्रॉपरली सर्व नहीं हो रहा है। या तो आप वहां पे क्रीमी लेयर वगैरह जो कॉन्सेप्ट है जो ओबीसी के अंदर है, वो एससी वहां पे वो भी करिए, क्योंकि कुछ एस सी एस टी करोड़पति हो चुके हैं, सोशली अपलिफ्टेड हो चुके हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इस तरह की बातों पे डिबेट होना जरूरी है, क्योंकि इवन विद इन दलित्स
इवन विद इन एसटीज कुछ ग्रुप्स ऐसी डिमांड कर रहे हैं दैट दे नीड मोर रिप्रेजेंटेशन विद इन देयर ग्रुप ऑल्सो, विद इन देयर ग्रुप ऑल्सो। तो ये जरूरी जो है डिस्कशन है, रादर देन ये कहना कि पॉपुलेशन के बेसिस पे दीजिए एज पर दिस आर्टिकल। एक तो इंडिया में कास्ट सेंसस वैसे भी नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया में कुछ कास्ट ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन साधनों के ऊपर उनका जो राइट है, जो अधिकार है, जो ओनरशिप है वो ज्यादा है। जैसे आप कह सकते हो जैसे ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स आर ओनली 3 to 5% टू 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन इफ यू गो बाय द फैक्ट एंड द डेटा यू विल फाइंड अपनी पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव में, ठीक है, दे हैव मोर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, दे हैव मोर बिजनेसेस, दे हैव मोर ओनरशिप ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आप प्रेजेंट पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दोगे तो क्या आप ये कहोगे कि इनसे छीन के हम लोग जो है दूसरे सेक्शन को दे देंगे? दिस इज अगेंस्ट द थीम ऑफ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया में अगर पारसीज की बात करें, ठीक है, या इवन आप जैन्स की बात भी कर सकते हो, आप जो है, ठीक है, ज्यूज की कुछ हद तक बात कर सकते हो, उनकी बहुत पॉपुलेशन कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब एज प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन उनकी अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंपनीज, गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट हो, इनका शेयर बहुत ज्यादा है। तो इनका शेयर बहुत ज्यादा है, इसमें क्या रोल इंपॉर्टेंट है? क्या इन्होंने मेहनत ज्यादा किया है, वो उसकी वजह से हुआ है, या फिर दूसरे सेक्शन को ओनरशिप नहीं दिया गया? क्या रीजन है? तो जो नया डिबेट है उसका कहने का कहना है कि सर देखिए, पहली बात ये प्रैक्टिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इन बातों की बजाय ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं, जो रिजर्वेशन है, उसका बेनिफिट उस समाज को पहुंचे जो एक्चुअली डिजर्व करता है। पहले तो हम लोग एजुकेशन एक और सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे देते थे, अब हम लोग इकोनॉमिक बेसिस पे भी दे रहे हैं, लेकिन उस टारगेट ग्रुप के पास जाए, विद इन एससी कम्युनिटी ऑल्सो, विद इन एसटी कम्युनिटीज ऑल्सो, विद इन ओबीसीज ऑल्सो, ठीक है। वो ज्यादा डिबेट का मुद्दा है। और कास्ट सर्वे क्या होना चाहिए? यस, इनका कहना है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब पॉलिसी नहीं बना सकते। कास्ट बेस्ड सेंसस करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल जाएगा कि विद इन कास्ट कौन से ग्रुप ने अपलिफ्ट किया है, कौन से ग्रुप ने नहीं किया है, तो हम लोग बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं। यस, उस केस में कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि कास्ट हमारे पॉलिसी मेकिंग में, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी आम जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कास्ट का डेटा ही हमारे पास नहीं है, ये बड़ी आयरनी है। डेटा तो हो कम से कम, लेकिन इस डेटा का मिसयूज किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। और इवन जब अंबेडकर जी थे, तो अंबेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर इस प्रपोजल को दिया था, तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको काफी ज्यादा रिजेक्ट किया था। लेकिन समाज की चीजें जो है वो बदलती रहती हैं, ठीक है। आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे, 20 साल बाद कुछ और होंगी। तो दैट इज द होल थिंग, ठीक है, अबाउट दिस होल थिंग। तो इसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर सेपरेटली कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि इसके लिए कंटेंट की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल से मुद्दे हैं, आई डोंट थिंक सो एग्जाम में उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, बट एज अ अवेयर सिटीजन, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, डेफिनेटली आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। और बायसनेस कम से कम हो, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बेसिस पे काम करें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर बेसिस पे काम करें, और अपनी कॉन्शियस के बेसिस पे काम करें, रादर देन कास्ट बेस्ड बायसनेस। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं। कल तो खैर संडे डीएनए नहीं आता है, मंडे को मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।